हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी का थ्रो क्वेश्चन दोस्तों, जो कि दृष्टि आईएएस की तरफ से प्रस्तुत है दोस्तों। ये भारतीय इतिहास का है और इसमें खास बात है दोस्तों, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों का जो वास्तुनिष्ठ प्रश्न है उसे सम्मिलित किया गया है दोस्तों, जो कि प्रीवियस कई एग्जामों में भी पूछा गया है दोस्तों। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है दोस्तों, वहाँ जाकर जुड़ जाएं। वहाँ आपको इसका पीडीएफ और भी बहुत तरीके के मटेरियल अवेलेबल मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में दोस्तों कक्षा 6 का 3 चैप्टर देख लिया था दोस्तों। क्या, कब, कहाँ और कैसे, आरंभिक मानव की खोज में, भोजन, संग्रह से उत्पादन तक, यहाँ तक देख लिया था। अब नेक्स्ट जो है 4 से देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर स्टार्ट करते हैं चैप्टर दोस्तों, आरंभिक नगर। आरंभिक नगर से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी सबसे पहले जो कौन सा नगर जो है खोजा गया था भारतीय उपमहाद्वीप में, तो हड़प्पा स्थल ही सबसे पहले खोजा गया था दोस्तों। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली है उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीजें कहते हैं। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है दोस्तों कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किसके समकालीन थी, तो मिस्र एवं मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो हड़प्पा जो है पुरास्थल किस स्थान पर है दोस्तों, तो पंजाब में है स्थित। जो पाकिस्तान क्षेत्र में पंजाब है दोस्तों, वहाँ जो है हड़प्पा पुरास्थल स्थित है। इससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं दोस्तों। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है उसे चुनना है दोस्तों। इन नगरों में कई नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। समानतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके से बना था, ये भी सही है दोस्तों कि समानतः जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था दोस्तों लेकिन ऊंचाई पर था दोस्तों, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वो निचले इलाके में था। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा था दोस्तों, ये भी सही है। इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई है, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारें पक्की ईंटों की बनाई गई थी दोस्तों। किसकी? पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार के इनकी चिनाई की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित सा कौन सा कथन सही नहीं है, उसे चुनना है दोस्तों कि स्नानागार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला देखते हैं दोस्तों, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें पानी के रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई, ये भी सही है दोस्तों। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ये भी सही है दोस्तों। और इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी, ये गलत है दोस्तों। तो कौन कह रहा है कौन सही नहीं है दोस्तों, तो ये सही नहीं है। जबकि ये तीनों दोस्तों की तालाब को जो बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल लगाया गया दोस्तों, और इसके दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी दोस्तों, ये तीनों सही है। और चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। इसका व्याख्या इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था
उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नगरीय विशेष यानी अवसरों पर स्नान किया जाता था, यानी कोई भी पर्व त्यौहार होता था दोस्तों तो उस विशिष्ट अवसर पर ही जो है यहाँ पर स्नान किया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हड़प्पा सभ्यता से जो प्राप्त नगर हैं उसके बारे में विचार करना है दोस्तों। तो कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अग्निकुंड जो है कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, तो ये भी सही है दोस्तों कि अन्न रखने के लिए जो है भंडार गृह भी जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं, यानी इसका कथन सी सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? यानी हड़प्पा नगर कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो सिंधु से भी प्राप्त हुए हैं, सिंध से भी, जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में है दोस्तों। गुजरात भारत के क्षेत्र से भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। राजस्थान से भी प्राप्त हुआ है, हरियाणा से भी और पंजाब से भी प्राप्त हुआ है। यानी हड़प्पा नगर का जो अवशेष है दोस्तों, ये जो है आप लोगों को इस सभी जगह से प्राप्त हुआ है, यानी सिंध से भी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका व्याख्या। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, इसे देखना है, यानी सही नहीं है। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे दोस्तों, तो ये सही है दोस्तों। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ये भी सही है दोस्तों। इन सभी नगरों में नालों का खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो सके, ये गलत है दोस्तों। नाला जो था वो ढका हुआ था दोस्तों। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, ये सही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका व्याख्या देख लेते हैं। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाता था। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे, यानी बीच में आंगन होता था दोस्तों और आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हड़प्पा का जो नगरीय जीवन था उसके बारे में हम लोगों को देखना है दोस्तों। तो नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तीनों हो जाएगा दोस्तों, तीनों सही है कि नगरों में जो है शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करते थे दोस्तों। लिपिक और शिल्पकार भी नगर में रहते थे और शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, ये तीनों सही है दोस्तों। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना से जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों होते थे दोस्तों, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो पहला है दोस्तों, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था, तो ये गलत है दोस्तों। मनकों के निर्माण में
कार्निलियन पत्थरों का उपयोग होता था, प्रयोग होता था। ये सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चट पत्थर का प्रयोग किया गया था, ना कि चूना पत्थर का। यानी बाट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों? चट पत्थर का। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। तो बाट क्या हो गया दोस्तों? जो बाट मतलब किसी भी चीज के वजन को मापने के लिए जो वाट का यूज किया जाता है दोस्तों, उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल में एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पत्थर से बनी मूर्ति जो प्राप्त हुई है दोस्तों, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कांसे और तांबे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3, यानी सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ये बिल्कुल सही है। और मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, ये भी सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। पुरातत्वविदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है। उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। इन प्राप्त चीजों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। यानी जो आयताकार मोहर बनाया जाता था दोस्तों, उस पर किसके चित्र अंकित था? तो जानवरों का चित्र अंकित था। अधिकांश वस्तुओं को निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया। ये विशेषज्ञ खास चीजें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मोहरों पर पच्चीकारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो सूती कपड़े का अवशेष कहाँ से मिला है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से जो है सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा नगर के नगरों में सूत कताई का काम होता था। कारण इसका देख लेते हैं दोस्तों। क्योंकि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। यानी हड़प्पा के नगर में सूत कताई का काम होता था, ये सही है दोस्तों, लेकिन हड़प्पा से संबंधित मेहरगढ़ स्थल नहीं है, इसलिए। तो इसका देख सकते हैं व्याख्या दोस्तों हम लोग। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े का अवशेष, चांदी का एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य धातु की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की ईंट तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो मिट्टी पर जो मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था दोस्तों? लाल रंग का। यानी बर्तन पर जो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी से बने बर्तन थे, उस पर किस रंग का प्रयोग होता था? तो मुख्य रूप से लाल रंग का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये कितना बार पूछा जा चुका है एग्जाम में दोस्तों कि कैसा बर्तन यूज करते थे? तो काले रंग से डिजाइन किया हुआ होता था दोस्तों, जो कि लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते। बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो ये दोनों सही है दोस्तों। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों।
हड़प्पा काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू से स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तांबा, तांबा क्या कहाँ से मिलता था दोस्तों? राजस्थान से मिलता था दोस्तों। टीन जो है, टीन कहाँ से मिलता था? अफगानिस्तान से। सोना जो है मिलता था कर्नाटक से दोस्तों। और बहुमूल्य पत्थर जो है गुजरात से मिलता था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। इस काल में टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है दोस्तों कि तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था? राजस्थान से किया जाता था दोस्तों। इसके अलावा पश्चिमी देश एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, जबकि टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था दोस्तों। और सोने का आयात कर्नाटक से, जबकि बहुमूल्य पत्थर का जो आयात है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? कृषक और चरवाहे गांवों में रहते थे, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, ये भी सही है दोस्तों। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, ये भी सही है दोस्तों। सभी हड़प्पा नगर में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था, ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों। ये इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों पहले। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो कौन कौन से फसल उगाते थे दोस्तों? तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, दाल हो गया, मटर, धान, तिल, सरसों वगैरह उपजाते थे। हल का प्रयोग यानी जुताई के लिए एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बच पाए, किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी हुई है दोस्तों। नदी जिस पर हड़प्पा कहाँ स्थित है दोस्तों? रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है दोस्तों। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, जबकि लोथल भोगवा नदी के तट पर है दोस्तों। ये एक बार बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है दोस्तों कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है दोस्तों। वो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इससे रिलेटिव देख लेते हैं व्याख्या दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी हड़प्पा कालीन नगर जो है लगभग 2 भागों में ही विभक्त होते थे दोस्तों, लेकिन उनमें से एक नगर है जो मुख्यतः 3 भागों में बटा था। वह नगर कौन सा है दोस्तों? वह नगर कौन सा है दोस्तों? तो धौलावीरा जो है 3 भागों में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं पहले दोस्तों। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगर है। तो भारत का अगर विशालतम हड़प्पाकालीन नगर बोला जाए दोस्तों तो वो धौलावीरा है। यहाँ जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। ये सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खुला मैदान था।
यहाँ मिले हुए कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों का पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मोहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते थे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। इससे रिलेटेड व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन कौन सा कथन सही है दोस्तों? कि यहाँ एक बंदरगाह भी था। तो लोथल क्या था दोस्तों? हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह भी है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था, ये भी सही है। ये गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। लोथल साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, ना कि माही नदी के किनारे। यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाज़ों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं आगे दोस्तों। यहाँ तक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह में कई मोहरें और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अदबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं दोस्तों। कहाँ से? तो लोथल से। आगे देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा कालीन मोहर यानी मुद्रा और मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करना है दोस्तों। मोहर का प्रयोग सामने से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि मोहर मार दिया जाता था किसी भी महत्वपूर्ण सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था। ये नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक ही सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा कालीन मोहर यानी मुद्रा का प्रयोग सामने से भरे उन डब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर का छाप को ही मोहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते हैं। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में निम्नलिखित विद्वानों द्वारा विभिन्न तर्क दिए गए। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें कौन सा तर्क सम्मिलित है दोस्तों? कि नदियों का सूखना, ये भी सही रीजन है दोस्तों। जंगलों का विनाश होना, ये भी सही रीजन है। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, ये भी सही रीजन है दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर तीनों हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा के पतन के कारण के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं, जिनमें नदियों का सूखना, ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरतें और मवेशियों के बड़े बड़े झुंड का चारा जरूरतों के कारण जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, तीनों कारण सम्मिलित हैं। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों में नई बस्तियों में जाकर बस गए थे। इनके लगभग 1400 वर्ष बाद 2500 वर्ष पूर्व नए नगर का विकास हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अध्याय देखते हैं दोस्तों, जो कि अध्याय नंबर 5 है दोस्तों। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? वेद संख्या में 4 है। इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। और इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। वेद संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया है।
जबकि नवीनतम वेद कौन सा है दोस्तों, तो अथर्ववेद जो है वो नवीनतम वेद है। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं को स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। तो ऋग्वेद में किस किस देवता का उल्लेख है दोस्तों मुख्य रूप से, तो अग्नि, इंद्र और सोम का। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम जो है वनस्पति के अधिपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सभी सूक्त की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी, ये गलत है दोस्तों। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता है, ना कि इन्हें पढ़ा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, अतः कथन वन जो था वो गलत था दोस्तों कि सिर्फ पुरुष की है, जबकि महिला भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ा भिन्न है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। तो सबसे कम किन किन नदी का उल्लेख हुआ है दोस्तों, तो गंगा और यमुना का जो है सबसे कम बार उल्लेख हुआ है। सबसे ज़्यादा बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है दोस्तों। और ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियां व्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक एक बार हुआ है। तो गंगा और यमुना का उल्लेख कितने बार हुआ है दोस्तों, सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। तो सूची 1 में भाषा दिया गया है दोस्तों, दूसरा भाषा परिवार। तो न भाषा और भाषा परिवार मिलाना है दोस्तों। तो पहला नंबर है दोस्तों संस्कृत। तो संस्कृत का जो भाषा परिवार है दोस्तों वो भारत यूरोपीय भाषा परिवार है दोस्तों। जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जो भाषा है वो तिब्बत बर्मा भाषा परिवार से संबंधित है। और मलयालम जो है द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है दोस्तों। जबकि मध्य भारत की भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। संस्कृत भाषा भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मार्त संस्कृत में माँ, हिंदी और अंग्रेजी में मदर से संबंधित होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्से में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। तो ये सही है दोस्तों, क्योंकि मुख्य रूप से जो है वहाँ पशुपालन ही न प्रमुख रूप से माना जाता था दोस्तों। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ये भी सही है दोस्तों। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ये गलत है दोस्तों। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं, घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। यानी ऋग्वेद में जो है मवेशियों और बच्चों, जो कि खास करके पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए जो है बहुत सारी प्रार्थनाएं दिखती है दोस्तों लिखी हुई। और घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम भी लाया जाता था घोड़ों को।
इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन को कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था दोस्तों। यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी दोस्तों। लोग सभाओं से मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। तो सभा होती थी दोस्तों, वहाँ ही लोग मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति से संबंधित जो है सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये लोग ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूह पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ऋग्वेद काल में जो काम के आधार पर दो वर्ग थे दोस्तों, पुरोहित और राजा, उसके बारे में विचार करना है दोस्तों। तो पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। सही है दोस्तों। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। तो इसका सही आंसर केवल एक है दोस्तों, क्योंकि राजा महलों में नहीं रहते थे उस समय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। पुरोहितों को कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वेद काल के राजा ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, क्योंकि उसकी शक्तियां सीमित थी। आभास होता है कि कबीले का आम सभा, जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी नाम ऋग्वेद में मिलता जुलता है? तो ऋग्वेद में मिलने जुलने वाला नाम क्या है दोस्तों? पुरु जन या विष, ये सही है दोस्तों। भरत जन या विष, ये भी सही है दोस्तों। यदु जन या विष, ये भी सही है, में मिलता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द जन और विष का प्रयोग होता है था। वैसे शब्द विष से ही निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए इसे पुरुजन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष जैसी कई उल्लेख मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? तो आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। तो आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे दोस्तों? दस्यु कहते थे। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। और लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंग में दासी कह सकते हैं दोस्तों, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के बारे में जो है विचार करना है दोस्तों। यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर दिख जाते थे। तो ये इसमें कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा कि दूसरा नंबर सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण, यानी महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर कहलाया है। यह शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ जमीन के नीचे यानी भीतर भी दिखते हैं दोस्तों। इस तरह महापाषाणिक कब्रों को ताबूत यानी सवादान, शिष्ट कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से
चिन्ह जमीन के भीतर के महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं। तो गोलाकार सजाए हुए पत्थर बिल्कुल सही है दोस्तों। अकेला खड़ा हुआ पत्थर ये भी सही है, जबकि पत्थरों के बड़े चबूतरे जो है इसे नहीं दर्शाते हैं। इसका व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, सभी महापाषाणिक कब्रों की कुछ समानताएं हैं। समानताएं, मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो काले लाल मिट्टी के बर्तन। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में मिलती है। इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है उसे चूज करना है दोस्तों। तो महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से भिन्नता को दर्शाती है, ये सही है दोस्तों। कुछ महापाषाणिक कब्रों में एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं, ये भी सही है दोस्तों। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टानें रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें। और डी नंबर है दोस्तों, कब्र में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता है, ये गलत है दोस्तों। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ब्रह्मागिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों का एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य के पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता यानी बड़ा सुराख होता था जिसे पोर्ट होल कहा जाता है, ना कि डेथ होल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनाम गांव में एक आरंभिक गांव थी जहां 3600 से 2700 वर्ष पुराने लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो घोड़ नदी के किनारे स्थित है। इनाम गांव क्या था दोस्तों? एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहा करते थे। तो ये किस नदी के किनारे है? तो घोड़ नदी के किनारे था। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहा करते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारियाँ मिलती है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनको सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शवों के पास रखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता किससे संबंधित है दोस्तों? चिकित्सा से संबंधित है। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताबें लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है, जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है देखेंगे दोस्तों 6ठा चैप्टर दोस्तों, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। थैंक यू दोस्तों।